हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में CSS के बारे में पढ़ाया है कि CSS कितने प्रकार से हम अपने HTML के कोड में इंक्लूड कर सकते हैं और CSS का क्या फ़ायदा है। ठीक है, वो सब मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बता दिया है और इस वीडियो में हम CSS को इंक्लूड करना, इसका पूरा प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं। यदि आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहला वीडियो आपको देख लेना चाहिए। और यदि आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको हमारी ये जो सीरीज है HTML की, इसको शुरू से देखना होगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ये समझ में आ सके। तो चलिए अब CSS को कैसे हम इंक्लूड करते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, अभी आप यहाँ पर कोड देख रहे हैं, सिंपल मैंने एक नॉर्मल कोड लिखा हुआ है। इसका रिजल्ट क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं देखिए रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास एक पहला पेज है और उसके बाद मेरे पास देखिए एक दूसरा पेज भी है। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए, मैं इसको यहाँ मेरे पास जहाँ पर ये फाइल मैंने सेव की हुई है उन यहाँ से ही मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए पेज 2, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे ये मेरे पास में पेज 2 है और ये मेरे पास में पेज 1 है। ठीक है, अब इन पर हमें CSS को अप्लाई करना है। CSS को देखिए अप्लाई करने की तरीके 3 हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहला इनलाइन, दूसरा इंटरनल और तीसरा एक्सटर्नल। ठीक है, 3 तरीके से हम CSS को अप्लाई कर सकते हैं। CSS बहुत बड़ी है जिसका हम एक अलग से कोर्स लेकर आएंगे, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे ही HTML कंप्लीट हो जाएगा हम आपको CSS भी पढ़ाएंगे, लेकिन ज़रूरत के अनुसार मैं आपको HTML के कोर्स में भी CSS बताते हुए जा रहा हूँ। तो अब देखिए मेरे पास 2 पेज हैं, दोनों में आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जो कलर है पैराग्राफ, यहाँ पर ये भी ब्लैक है और इसमें मैंने कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ये भी क्या है, ब्लैक है। और ये 2 पेज हैं, मान लीजिए हमारी ये वेबसाइट है, उन मेरी वेबसाइट के ये 2 पेज हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट में जितने भी पेज हैं उन सभी पेज में जितने भी पैराग्राफ हैं उन सभी पैराग्राफ का कोई एक सेपरेट कलर हो। तो उसको हम कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले देखिए मैंने ये पहला पेज ओपन किया हुआ है। इस पहले वेब पेज में हम सबसे पहले सीखेंगे किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए CSS लिखना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए देखिए मेरे पास में ये सबसे पहला पैराग्राफ है P1 और दूसरा है P2 और तीसरा है P3 और P4। ये 4 मैंने पैराग्राफ लिखे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये वेब पेज है इसमें जो दूसरा पैराग्राफ है इसका कलर मान लीजिए ब्लू हो या कोई भी कलर हो, आप जो चाहें वो दे सकते हैं। मैं आपको ब्लू करके दिखाता हूँ। तो आप क्या करेंगे, इनलाइन CSS लिखने के लिए मैंने पहले ही बताया है इनलाइन CSS पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट के लिए लिखी जाती है। तो यहाँ ये मेरे पास में एक एलिमेंट है, ये वाला पैराग्राफ। तो यहाँ पर CSS लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट, उसके बाद इक्वल और उसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद इस पैराग्राफ पे आप क्या CSS अप्लाई करना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। आप इसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं या आपको इसका फॉन्ट को चेंज करना है या आपको इसकी बैकग्राउंड को चेंज करना है या फिर आपको यहाँ पर बॉर्डर देना है, आपको जो भी देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको केवल कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कलर और यहाँ कोलन और उसके बाद मैं लिखता हूँ ब्लू। ओके, ये हो गया ब्लू और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ और अब पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। सॉरी, देखिए यहाँ पर मैं दूसरे वेब पेज पर काम कर रहा था, मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ पहले वेब पेज को। तो मैं यहाँ पहले में लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मेरा पहला वेब पेज ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर मैं किसी इस वाले के लिए लिखता हूँ। तो यहाँ पे स्टाइल इक्वल्स टू कलर और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा ब्लू। ओके, और सेमीकोलन। उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो मेरे पास में पैराग्राफ 3 यहाँ, ये देखिए पर्टिकुलर किसी एक पैराग्राफ का मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है। और अब मान लीजिए मुझे इस पैराग्राफ का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर भी लिख दूंगा स्टाइल इक्वल्स टू कलर और यहाँ पर मान लीजिए मुझे रेड चाहिए तो मैं यहाँ इसको सेव करके रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं एक पैराग्राफ का कलर मैंने यहाँ पर ब्लू कर दिया है और दूसरे पैराग्राफ का कलर मैंने यहाँ पर रेड कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गई इनलाइन CSS। किसी पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट के लिए स्टाइलिंग करना, ये होती है इनलाइन CSS।
अब मान लीजिए मैं यहाँ से इस पैराग्राफ को फिर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर 2-3 बार इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। और अब मैं यहाँ पर इसका नाम भी चेंज कर लेता हूँ, मान लीजिए 5 है और ये 6 हो गया और ये हो जाएगा 7। ओके, कंट्रोल ऐसे सेव किया और रिफ्रेश किया। अभी आप देख रहे हैं जिन पैराग्राफ को मैंने इनलाइन CSS दी है केवल उन्हीं का कलर चेंज है, बाकी सब क्या है, ब्लैक है। ठीक है, ये तो हो गई इनलाइन CSS। पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को CSS कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब मान लीजिए इसी वेब पेज में, इसी वाले वेब पेज में मुझे सभी जितने भी मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिखे हैं उन सभी का कलर चेंज करना है। मतलब पर्टिकुलर कोई एक कलर लिखना है, एक कलर करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी पर्टिकुलर किसी एक वेब पेज के लिए, आपको ध्यान रखना है मैं क्या कह रहा हूँ, केवल और केवल इस वेब पेज के लिए, इस वेब पेज के लिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी पैराग्राफ हैं उनका कलर सबका सेम हो। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ हेड सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं स्टाइल का हमारा एक टैग होता है उसको मैं ओपन कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पैराग्राफ के लिए कोडिंग करनी है, पैराग्राफ के लिए CSS लिखनी है, तो यहाँ पर आप P टाइप करेंगे पैराग्राफ के लिए, उसके बाद ये आप ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ पे क्या क्या अप्लाई करना है वो यहाँ पर आपको CSS लिख देनी है। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी पैराग्राफ मेरे इस वेब पेज में हैं उन सभी का जो कलर है वो ग्रे हो जाए। ओके, और यहाँ पर अब इसको आप सेव कर लीजिए और कंट्रोल R से रिफ्रेश कीजिए। अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी पैराग्राफ थे उनमें से केवल और केवल वही ग्रे हुए हैं जिन पर हमने इनलाइन CSS नहीं लिखी थी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर का जोकतू है और ये हमारा रेड था, ये रेड भी जोकतू है। बाकी जितने भी पैराग्राफ थे जिन पर हमने इनलाइन CSS नहीं लगाई हुई थी वो सब ग्रे हो गए। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एक वेब पेज के लिए आप CSS कैसे लिखते हैं वो आपको समझ में आ गया। लेकिन आप साथ में ये भी समझिए कि हम उस वेब पेज में पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट के लिए हम जो CSS लिख रहे हैं वो केवल और केवल उन्हीं एलिमेंट पर अप्लाई होगी जिन पर पहले से इनलाइन CSS नहीं लिखी हुई है। अब देखिए समझिए, यहाँ पर मैंने इस एलिमेंट के लिए, इस पैराग्राफ के लिए पहले से CSS लिखी हुई है कलर की, तो ये कलर की CSS पहले अप्लाई होगी, ये बाद में अप्लाई होगी। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी पहले से तय है और हम यहाँ उन सभी एलिमेंट के लिए वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी उन एलिमेंट पे लागू नहीं होगी जिन पर इनलाइन CSS में लिखी हुई है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि इनलाइन CSS को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। कौन सी CSS से? इंटरनल CSS से। बात को मेरी समझने की कोशिश करिएगा। हमने यहाँ पर पैराग्राफ के लिए कलर की प्रॉपर्टी लिखी है, तो ये प्रॉपर्टी केवल उन्हीं एलिमेंट पर लागू होगी जिनमें पहले से इनलाइन CSS में ये प्रॉपर्टी नहीं लिखी हुई है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने कलर की प्रॉपर्टी लिखी हुई है और यहाँ पर भी मैंने इनलाइन में कलर की प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो जिन एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी पहले से इनलाइन में मौजूद है तो उन एलिमेंट में जो CSS हमने लिखी है ये प्रायोरिटी पर होगी और ये सेकेंडरी प्रायोरिटी पर होगी। अगर ये यहाँ से मैं हटा दूँ, ठीक है, देखिए मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मैंने उस पैराग्राफ की जो इनलाइन प्रॉपर्टी थी वो रिमूव कर दी। जैसे ही वहाँ पर रिमूव हुई तो जो हमने हेड सेक्शन में स्टाइलिंग की थी वो उस पर लागू हो गई। ठीक है, तो छोटी सी बात आपको ध्यान क्या रखनी है, ध्यान ये रखना है कि यदि किसी वेब पेज के लिए हम कोई कॉमन प्रॉपर्टी बना रहे हैं, कोई कॉमन CSS लिख रहे हैं, वो प्रॉपर्टी केवल उन्हीं एलिमेंट्स पर लागू होगी जिनमें पहले से वो प्रॉपर्टी न लिखी हुई हो। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। यदि हम ये वाली प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट में, जिसके लिए जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ का एलिमेंट है, पैराग्राफ के लिए हमने ये प्रॉपर्टी लिखी है, तो ये प्रॉपर्टी केवल और केवल उन्हीं एलिमेंट्स पर, उन्हीं पैराग्राफ पर लागू होगी
जिनमें ये वाली प्रॉपर्टी इनलाइन सीएसएस में नहीं लिखी होगी। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ इनलाइन सीएसएस में लिखी हुई है तो इस पूरे पैराग्राफ पर ये वाली प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। आपको समझ में आ गया है? जैसे एक बार फिर समझ लीजिए, मैं आपको छोटी सी एक यहाँ से ये भी हटा देता हूँ और अब इसको सेव करके अब रिफ्रेश करता हूँ। तो अब देख समझिए आप, मैंने इस वेब पेज में जितने भी पैराग्राफ लिखे हैं उन सभी का कलर क्या कर दिया है, मैंने ग्रे कर दिया है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि इन सभी पैराग्राफ का कलर तो ग्रे हो, लेकिन ये 5वां पैराग्राफ है इसका कलर कुछ अलग होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर इनलाइन सीएसएस लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कलर और उसके बाद मैंने लिख दिया रेड। ओके, और इसको सेव कर दिया। अब आप देखेंगे बाकी सब पर तो प्रॉपर्टी वही है, लेकिन इस वाले पैराग्राफ पर ये प्रॉपर्टी लागू नहीं हुई है, इस पर इनलाइन सीएसएस की प्रॉपर्टी लागू हुई है। तो प्रायोरिटी किसको मिल रही है, प्रायोरिटी मिल रही है इनलाइन सीएसएस को। ठीक है, चलिए अब आप समझिए, इनलाइन सीएसएस मैंने आपको दिखा दिया है और अब आप देखिए एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है। इनलाइन सीएसएस में आपने समझ लिया पर्टिकुलर किसी एलिमेंट के लिए लिखी जाती है, और दूसरा आपने इंटरनल सीएसएस क्या होती है वो भी समझ लिया, किसी पर्टिकुलर एक वेब पेज के लिए लिखी जाती है। अब हम समझेंगे एक्सटर्नल सीएसएस कैसे लिखी जाती है और कैसे इंक्लूड की जाती है। देखिए मान लीजिए मेरे पास में एक वेब पेज ये है और दूसरा वेब पेज मेरे पास में ये है, और मैं क्या करता हूँ एक वेब पेज और बना लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए इसका नाम मैं लिखता हूँ पेज 3। ठीक है, मैंने इसको पेज 3 कर दिया और यहाँ इस पेज 3 में मैं यहाँ पर इसका टाइटल अभी पेज 3 दे देता हूँ। ठीक है, और इसको सेव कर लेता हूँ। इस पेज 3 को भी हम अपने ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। देखिए ठीक है, ये हो गया पेज 3। अब देखिए पेज 3 ये ओपन हो गया और पेज 2 ये ओपन हो गया, और हमारे पास में एक ये है हमारा पेज 1। तीनों पेज मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। अब मान लीजिए ये तीनों के तीनों जो पेज हैं ये मेरी वेबसाइट के 3 वेब पेज हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने भी पैराग्राफ यहाँ पर हैं उन सभी का कलर कोई अलग होना चाहिए। कुछ भी आप प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ये मैं यहाँ से ब्लू अभी हटा देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास में पहला वेब पेज ये हो गया और दूसरा ये हो गया, और इसको दूसरे में से भी मैं यहाँ से जो इनलाइन की प्रॉपर्टी लिखी हुई है इसको भी हटा लेते हैं, और तीसरा वेब पेज हमारे पास में ये हो गया। ठीक है, सभी को सेव करके एक एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हो गया, सबका जो कलर है वो ग्रे हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी रिफ्रेश किया तो सब ब्लैक हो गया, और इसी तरह से यहाँ पर ये सब ब्लैक हो गया। अब देखिए आप देख रहे हैं जो हमारा ये फर्स्ट पेज है इसका कलर जो है पैराग्राफ का वो ग्रे है। क्यों है? क्योंकि इसमें हमने क्या किया हुआ है, इंटरनल सीएसएस लिखी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमने सबसे ऊपर इंटरनल सीएसएस लिखी हुई थी। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक अलग से फाइल बनाएंगे सीएसएस लिखने के लिए, जिसमें हम अपनी पूरी वेबसाइट के लिए सीएसएस लिखेंगे, और ऐसी सीएसएस लिखेंगे जो सभी वेब पेज के लिए कॉमन हो। अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर एक अलग से फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ style.css। ओके, एंटर। देखिए ये मैंने एक फाइल बना दी है, और ये फाइल कहाँ पर है, ये फाइल भी उसी फोल्डर में मौजूद है जहाँ पर हमारी सभी फाइलें मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं CSS लिखता हूँ किसके लिए, पैराग्राफ के लिए। तो आपको यहाँ पे पी टैग लिखना होगा, उसके बाद ये ब्रैकेट और एंटर कर देना है। ठीक है, आपको पैराग्राफ पर क्या क्या CSS अप्लाई करनी है वो सब आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी पैराग्राफ हैं उनका जो कलर है वो ग्रीन हो जाए। ओके, और उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे पहला वेब पेज ब्लैक हो गया, क्योंकि उसकी मैंने क्या की, इंटरनल जो CSS थी उसको रिमूव कर दिया। दूसरे वेब पेज पर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने दूसरे वेब पेज के लिए, तीसरे वेब पेज के लिए, पहले वेब पेज के लिए CSS अभी लिखी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जो CSS लिखी है उसकी एक अलग से फाइल बनाई है, और इस फाइल को मैंने अभी तक इन किसी भी वेब पेज में इंक्लूड नहीं किया है। इस स्टाइल जो style.css के नाम से जो मेरी स्टाइल की फाइल है,
इस फाइल का इफेक्ट यदि मुझे किसी वेब पेज पर डालना है तो इस फाइल को मुझे अपने वेब पेज में इंक्लूड करना होगा। इंक्लूड कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ये मेरा पहला वेब पेज है, इसके हेड में आएंगे और हेड में आपको यहाँ पे लिखना होगा लिंक, उसके बाद रेल और इक्वल्स टू स्टाइल शीट। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल शीट और उसके बाद स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है href इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको उस फाइल का पाथ यहाँ पर प्रोवाइड करना है जिसको आप यहाँ पर इंक्लूड करना चाहते हैं। अब मान लीजिए अभी जो मैं फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ सेम उसी फोल्डर में है जहाँ पर मेरी सभी फाइलें मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अपनी फाइल का नाम style.css, ओके, और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने पहले वेब पेज को। मैंने सेव कर दिया, उसके बाद रिफ्रेश किया। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं पहले वेब पेज में जितने भी मेरे पैराग्राफ थे उन सभी का कलर ग्रीन हो गया है। जबकि मैं दूसरे वेब पेज की बात करूं, इसको रिफ्रेश करूं तो इसका नहीं होगा, और तीसरे वेब पेज की बात करूं, इसको रिफ्रेश करूं तो इसका भी कलर चेंज नहीं हो रहा है। इन पर CSS अप्लाई करने के लिए जिस तरह से मैंने अपने पहले वेब पेज में अपनी स्टाइल शीट को इंक्लूड किया है, सेम इसी तरह से मुझे दूसरे वेब पेज में भी इसको इंक्लूड करना होगा। मैंने यहाँ पर भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी इसको इंक्लूड करूंगा और सेव कर दूंगा। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, तीसरा वेब पेज और ये दूसरा वेब पेज और ये पहला वेब पेज, तो तीनों में आप देख रहे हैं तीनों में जो कलर है वो सेम है। ठीक है, इसी तरह से इस style.css में आप पैराग्राफ पे यदि और भी कुछ इफेक्ट लगाना चाहते हैं, CSS अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट वेट, ठीक है, फॉन्ट वेट मैं लिखता हूँ बोल्ड और इसके बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए फॉन्ट वेट क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तो अब आपने क्या किया है, अब आपने पैराग्राफ को टारगेट किया है और उस सभी पैराग्राफ पर, देखिए सभी पैराग्राफ, क्योंकि मैंने इस फाइल को सभी पैराग्राफ में सभी वेब पेज में इंक्लूड कर दिया है तो इसका इफेक्ट सभी वेब पेज पर होने वाला है। ठीक है, आगे हम CSS का कंप्लीट कोर्स देखने वाले हैं जिसमें आप प्रॉपर CSS सीख जाएंगे और आपको जैसा भी इफेक्ट, जैसा भी CSS अपने किसी एलिमेंट पे अप्लाई करना है वो आप जान जाएंगे। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि हम इनलाइन CSS कैसे अप्लाई करते हैं, इंटरनल CSS कैसे अप्लाई करते हैं, और साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि एक्सटर्नल CSS हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, उसका फायदा क्या है आपने देख ही लिया होगा। पूरी वेबसाइट में यदि कोई कॉमन चीज है, कॉमन चीज को आप क्या इफेक्ट देना चाहते हैं, क्या कलर देना चाहते हैं, क्या CSS उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप इजिली कर सकते हैं पूरी वेबसाइट पर। ठीक है, अब यदि आप किसी वेब पेज के पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को आप उन सबसे अलग करना चाहते हैं जिनके लिए आपने CSS लिखी है, जैसे मैंने अपने वेबसाइट के सभी पैराग्राफ के लिए CSS लिखी है कि सभी पैराग्राफ क्या हों, ग्रीन कलर के हों, लेकिन मैं चाहता हूं कि पेज 3 का जो ये वाला पैराग्राफ है इसका कलर अलग हो, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, पहले की तरह इनलाइन CSS स्टाइल इक्वल्स टू कलर और यहाँ पे लिखूंगा मैं रेड। ओके, जो भी कलर आपको चाहिए। अब मैं देखिए पेज 3 को रिफ्रेश करता हूँ। पेज 3 में आप देख रहे हैं बाकी सब तो ग्रीन है, लेकिन लास्ट वाला जो पैराग्राफ जिसको मैंने रेड कलर प्रोवाइड किया है वो क्या है, रेड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहला क्या होगा, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलती है, इनलाइन CSS को, उसके बाद सेकेंडरी प्रायोरिटी मिलती है इंटरनल CSS को, और उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी मिलती है एक्सटर्नल CSS को। अब मान लीजिए एक बात छोटी सी आप ध्यान में दीजिए, मैंने अभी अपने पूरी वेबसाइट के जितने भी पैराग्राफ हैं उनका कलर मैंने क्या किया है, ग्रीन किया है। ठीक है, तो क्या होगा, सभी पूरी वेबसाइट के जितने भी वेब पेज हैं उन सभी में जितने भी पैराग्राफ हैं उन सभी का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। प्रायोरिटी अभी तो मिलेगी इसको, लेकिन अगर मैं किसी वेब पेज में फाइल तो इंक्लूड कर दूं CSS की, लेकिन उसके हेड सेक्शन में इंटरनल CSS लिख दूं, तब क्या होगा, तब एक्सटर्नल CSS स्किप हो जाएगी और इंटरनल CSS उस पर लागू हो जाएगी। अब इंटरनल CSS के बाद मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को CSS प्रोवाइड अलग से कर दूं, तब प्रायोरिटी मिलती है इनलाइन CSS को। आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहली प्रायोरिटी इनलाइन CSS की, उसके बाद
इंटरनल CSS की, और उसके बाद एक्सटर्नल CSS की प्रायोरिटी होती है। धीरे धीरे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। जो बिगनर हैं उनको शायद ये समझने में अभी थोड़ी कठिनाई आ रही हो, थोड़ी परेशानी आ रही हो, तो कोई बात नहीं, आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको एक प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझ में आता जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।